नमस्कार दोस्तों, नॉलेज करियर मंत्रा के डेली करंट अफेयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको डेली करंट अफेयर मिल ही रहा होगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज है 14 जुलाई। चलिए शुरू करते हैं आज के राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में। तो गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में नारकोटिक्स और साइकोटिक्स पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि के रूप में डीयू में वंगबंधु चेयर स्थापित करने के लिए ICCR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के ज्ञापन पर क्या किए हस्ताक्षर किए गए। नितिन गडकरी ने मणिपुर में 16 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइस से वार्ता की। चलिए नेक्स्ट आर्थिक करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो खुदरा निवेशकों को खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत केंद्रीय बैंक में गिल्ट खाते खोलने की अनुमति देगा RBI। एपिडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किसान सहकारी समितियों और FPO किसान उत्पादक संगठन के निर्यात लिंकेज को मजबूत करने के लिए नाफेड मीन्स नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नेपाल ने 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत सरकार के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ समझौता कर लिया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जून में घटकर 6.26% हुई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा मापा गया कारखाना उत्पादन मई में 29.3% बढ़ गया है। आगे देखते हैं सार्वजनिक उद्यम विभाग के बारे में। तो सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। टेक महिंद्रा दुनिया भर में वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखलाओं को ट्रैक करने के लिए एक ब्लॉकचेन आधारित ओपन सोर्स सिस्टम शुरू करेगी। चलिए अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यू शिपयार्ड लॉन्च सिस्टम पर मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए ब्लू ओरिजिन लाइसेंस को मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु हैं Amazon.com के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस 20 जुलाई को ब्लू ओरिजिन की पहली क्रू यात्रा के माध्यम से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाले हैं। यूनाइटेड किंगडम ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया। किसने? यूनाइटेड किंगडम ने 50 वर्षों में पहली बार क्या किया? भारत को सेब का निर्यात किया। मुख्य बिंदु देखें तो UK और भारत के बीच मजबूत व्यापार साझेदारी के संकेत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए UK के विदेश मंत्री लिज ट्रस द्वारा सेब के निर्यात का स्वागत किया गया। चलिए खेल कूद करंट अफेयर की तरफ देखते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दूसरों तक क्या करना है, आपको शेयर कर दीजिए। तो चलिए 36 वर्षीय भारतीय
फुटबॉल स्टार सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया और 74 गोल के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मुख्य बिंदु की तरफ देखते हैं तो सुनील छेत्री अब बार्सिलोना के स्टार मेसी से 2 गोल से आगे चल रहे हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। इससे पहले भारत 2021 में इस प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला था, परंतु कोरोना वायरस महामारी के चलते इसे रद्द कर दिया गया था। अब फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट को अब चलते हैं आज की हिंदी करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी की तरफ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पहले कुछ करंट अफेयर संबंधित विस्तृत रूप से जानकारी देते हैं, फिर उसके बाद 5 से 6 क्वेश्चन डेली के डेली कराते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो चलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत ने 2030 रोड मैप को अपनाया और किस देश के साथ वित्तीय बाजार वार्ता की उद्घाटन बैठक आयोजित की है? तो यूके ने। किसने की है? यूके ने। स्पष्टीकरण को जानते हैं तो भारत और यूके ने भारत यूके वित्तीय बाजार वार्ता की उद्घाटन बैठक आयोजित की। इसे अक्टूबर 2020 में 10वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता में स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो WWF UNEP रिपोर्ट के अनुसार, किसके? WWF UNEP रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय पशु की 35% रेंज संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है? तो किसकी है? बाघ की। किसी है? बाघ की है। तो चलिए स्पष्टीकरण देख लेते हैं। WWF और UNEP की एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत की 35% बाघ श्रृंखलाएं वर्तमान में सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं। अफ्रीकी शेर रेंज का 40% और अफ्रीकी और एशियाई हाथी का रेंज 70% संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है। क्योंकि संरक्षित क्षेत्र एक दूसरे से अलग हो गए हैं। क्या हो गए हैं? एक दूसरे से अलग हो गए हैं, इसलिए कई जानवर अपने अस्तित्व के लिए मानव प्रधान स्थानों पर निर्भर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विशालकाय पांडा, क्या? विशालकाय पांडा किस देश के मूल निवासी हैं? किस देश के मूल निवासी हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चीन के मूल निवासी हैं। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो चीनी अधिकारियों के अनुसार, किसके अनुसार? चीनी अधिकारियों के अनुसार विशालकाय पांडा को चीन की स्वदेशी पर्यावरण सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और उन्हें अभी भी कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके वर्गीकरण को डाउनग्रेड किया गया है क्योंकि जंगलों में उनकी संख्या 1800 तक पहुंच गई है। विशालकाय पांडा दक्षिण मध्य चीन के मूल निवासी हैं। कहाँ के हैं? दक्षिण मध्य चीन के मूल निवासी हैं। IUCN ने 2016 में जानवरों की स्थिति को कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया था। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं। ICESat-2, क्या ICESat-2 किस देश का उपग्रह है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अमेरिका का। किसका? अमेरिका का। तो हाल
के एक अध्ययन के अनुसार नासा के आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट 2 या ICESat-2 की सहायता से वैज्ञानिकों ने सब ग्लेशियल झीलों का सटीक नक्शा बनाया है। यह उपग्रह बर्फ़ की सतह की ऊंचाई को मापता है। किसकी? बर्फ़ की सतह की ऊंचाई को माप लेता है। और ICESat-2 एक लेज़र अल्टीमीटर सिस्टम का उपयोग करके बर्फ़ की सतह परिवर्तनों की सटीकता के साथ मैप करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो श्याम श्रीनिवासन कौन? श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो कल यही क्वेश्चन कराया था आपका। तो क्या है? फेडरल बैंक। श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट, फेडरल बैंक को 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक 3 साल की अवधि के लिए बैंक के MD और CEO के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। दोस्तों आज का आपका करंट अफेयर कैसा रहा कमेंट के माध्यम से बताइए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के नमस्कार।